स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा ग्राम पंचायत अधिकारी का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे और परीक्षा में कैसे किस रणनीति पर काम किया जाए कि सफलता हासिल हो जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि कुल 1468 या 1468 पद हैं। इतने पद के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका विवरण आगे इस प्रकार दिया हुआ है। देखिए, कुल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की समय अवधि होगी। प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, जो 1/4 या 25% है। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। आपका फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रश्नों को हल करें जिन पे आपकी पकड़ है। जिसमें से 4 ऑप्शन में से किसी एक में कन्फ्यूज़न है, वहाँ पे भी आप रिस्क ले सकते हैं। यानी 50-50 में भी रिस्क आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न को हल करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। 1/4 नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करें। तो देखिए, जब आपके पास चारों ऑप्शन का नॉलेज है, यानी आपको कंफर्म पता है यह विकल्प सही है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उस क्वेश्चन को तुरंत टिक कर दीजिए। लेकिन जहाँ पर आपको किसी 2 ऑप्शन में भी कन्फ्यूज़न है, जैसे मान लिए 1 2 3 4 में से आपको लगता है कि 2 या 3 होगा या 1 या 2 होगा, वहाँ पे आप 50-50 भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर ये नेगेटिव मार्किंग 1/2 होता तो शायद थोड़ा स्ट्रेस की बात होती, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग केवल 1/4 है, इसलिए आप रिस्क ले सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करिएगा, लेकिन बिल्कुल तुक्का ना मारिए कि सारे प्रश्न में तुक्का ही लगा दे रहे हैं। जहाँ पर 100% पता ही नहीं है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। तो आपके लिए पहला ये है कि जो प्रश्न आ रहे हैं उसको तो पूरी तरह से कर लेना है, लेकिन जिसके बारे में कुछ नहीं पता है उसको छोड़ दीजिएगा, उस पर रिस्क मत लीजिएगा। हाँ, जहाँ पर 2-3 में कन्फ्यूज़न है वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि हाँ, चांसेस है कि सही हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आगे सिलेबस पर चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। देखिए, 100 क्वेश्चन हैं, 100 अंक के और 2 घंटे का है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ये जो सिलेबस ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में पंचायती राज से संबंधित कुल सिलेबस है कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। भाग 1 का दूसरा पॉइंट है पंचायत का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तीसरा है पंचायत के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना। चौथा है पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। 5वां है ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। याद रखिए कि यहाँ पे जितना कुछ है सब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में होगा, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा, क्योंकि ये राज्य का पद है, तो उसी के सापेक्ष प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और छठा है ग्राम पंचायत अधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका। अब देखिए, जितना प्रश्न है उतना ही क्वेश्चन है, यानी 1-1 नंबर क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 65 प्रश्न हैं यहाँ पर इस टॉपिक में, 65 नंबर के 65 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 65 क्वेश्चन और 65 मार्क्स, इसी के अनुसार ये सिलेबस बनाया हुआ है। भाग 1। अब इसका भाग 2 देखिए, तो भाग 2 में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। ये भी 15 प्रश्न 15 नंबर का होगा। 15 प्रश्न होंगे या 15 क्वेश्चन होंगे, जिस पर कुल 15 अंक या 15 नंबर मिलेंगे। इसके बाद भाग 3 है, यह अंतिम भाग है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित समान जानकारी होगी, जो 20 नंबर का होगा। 20 प्रश्न होंगे, माने 65 नंबर भाग 1 का, 15 नंबर भाग 2 का और 20 नंबर भाग 3 का। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। अब हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, इसको ना भूलिएगा। 0.25 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं कि इसके पाठ्यक्रम में क्या बताया गया या पाठ्यक्रम में ये क्या कह रहे हैं। तो पाठ्यक्रम के भाग 1 में हम लोग देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। परंपरागत पंचायतों तथा ब्रिटिश काल की पंचायती व्यवस्था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समितियाँ। देखिए, आपको समितियाँ भी पढ़नी है। स्वतंत्रता के बाद जितने चरण हैं, देखिए स्वतंत्रता के बाद जो चरण है उस पर हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में। इस पर मैंने मैटर डाल रखा है और वो मैटर जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है, जिसे यहाँ पर सीधे कॉपी पेस्ट कर लिया गया है बिना किसी परिवर्तन के। पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित समिति, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक आधार,
उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध व्यवस्था में महत्वपूर्ण संशोधन। देखिए, ये पार्ट एक हो गया। याद रखिएगा, पिछली बार एक पेपर हुआ था जहाँ पे यही सेम सिलेबस था और वहाँ पर योजनाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ गया था। तो अगर आपको योजनाओं के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं योजनाओं पे, और उसमें डिटेल में बताया गया कि क्या है। 10-10, 20-20 सेकंड का, 30-30 सेकंड का शॉर्ट्स है, तो बहुत सारा यूज़फुल शॉर्ट्स है, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायत संस्थानों के संबंध में विधायी प्राविधान, स्वरूप एवं शक्तियाँ, पंचायतों का निर्वाचन आरक्षण की व्यवस्था, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका, ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियाँ, ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य, पंचायती राज व्यवस्था, चुनौतियाँ एवं समाधान, पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर व आय के स्रोत, राज्य वित्त आयोग के संरचना, अधिकार एवं क्रियाकलाप, केंद्रीय वित्त आयोग, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका, केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय। इसमें पंचायती राज के क्या क्या उपाय हैं, जैसे मान लीजिए चार्टर, सिटीजन चार्टर है, ये जितना भी डिटेल है इसके बहुत सारे बिंदु आपको उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साइट्स पे मिल जाएगा। वो फैक्ट बहुत यूज़फुल होते हैं कि किस तरह से पंजीकरण है, विभिन्न योजनाएं हैं, ई गवर्नेंस है, और ये सब प्रश्न यहाँ से पूछेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से आएगा। तो ये जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वच्छ भारत मिशन एवं ग्रामीण पेयजल योजना फेज़ 1 फेज़ 2, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, भारत सरकार पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित अन्य योजनाओं का कार्यक्रम, ग्राम पंचायत अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में विकास की भूमिका, मतलब जिस पद के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं उस पद पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो अधिकारी कार्यरत हैं, उनकी क्या भूमिका है गाँव के विकास में। भाग 2 में देखेंगे तो भाग 2 में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में को बताया गया है। तो उसके अंदर क्या क्या सिलेबस होगा, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको ओएस हम लोग कहते हैं, जैसे हमारे आपका मोबाइल है एंड्रॉयड ओएस पे चलता है, ठीक है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सब किसी न किसी ओएस पे चलता है। स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग, इंटरनेट www का परिचय, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास और नवाचार, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित इन क्षेत्रों को भारत को कर दिया। देखिए, है तो सिलेबस से देखने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इतना गहराई से प्रश्न यहाँ पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। जितना इन्होंने डिटेल दे रखा है, ये बहुत हेवी सिलेबस है, लेकिन प्रश्न इससे यहाँ से बहुत सामान्य आते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी एक बुक ले लेंगे, चाहे लूसेंट का ले लीजिए या परीक्षा वाणी का ले लीजिए, तो कोई भी एक बुक ले लेंगे उससे काम हो जाएगा। उसके बाद है उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न जानकारी, उत्तर प्रदेश राज्य के विशिष्ट इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोकनृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान एवं खनिज, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, राजस्व, प्रशासन, समसामयिक घटनाओं। देखिए, समसामयिक का तो देखिए करंट अफेयर्स आपको देखना होगा, हमारे चैनल पर भी कुछ करंट अफेयर्स हैं और कुछ कारणों से अब करंट अफेयर्स नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो शॉर्ट्स के रूप में करंट अफेयर्स हैं हमारे चैनल पर बहुत यूज़फुल हैं, बहुत उपयोगी हैं, तो एक बार उनको ज़रूर देखिए। और जो यहाँ पे इतिहास या संस्कृति के बारे में लिखा गया है, इस शब्द को याद रखिएगा, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें मोस्टली हम लोग यूपी बिहार का ही इतिहास पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि जितने भी 16 महाजनपद है उसमें से कुछ एक को छोड़ दिया जाए, बाकी सब यूपी बिहार में थे। एक असमक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नॉर्थ में थे, ठीक है। असमक को छोड़ दें और तक्षशिला को छोड़ दीजिए, मत्स्य को छोड़ दें तो बाकी सब आपके मिला जुला के यूपी बिहार के आसपास पूरा 16 महाजनपद है। आपका मौर्य काल, गुप्त काल, ये सब यूपी बिहार का इतिहास है। तो आप इतना याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जब इतिहास पढ़ रहे हैं तो मोस्टली आप एंशिएंट हिस्ट्री का ज़्यादातर भाग पढ़िएगा और मॉडर्न इंडिया में केवल उन भागों को पढ़िएगा जो केवल यूपी से संबंधित हैं। इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा परीक्षा वाणी की किताब होगी जिसमें यूपी स्पेशल का इतिहास दिया हुआ है। आगे जिस मैटर पे हम लोग चर्चा करेंगे वह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया मैटर है, जिसको हमने उत्तर प्रदेश सरकार के साइट से सीधे उठा लिया है। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो पूरा यूज़फुल है, हर लाइन को याद रखिए
और कोशिश करिए कि यहाँ से वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए ताकि सारे फैक्ट्स आपको याद हो जाएं। तो शुरू करते हैं विभाग के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आम ग्रामीण जनता की लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी का सशक्त माध्यम है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेंद्रीकृत एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा की गई संस्तुतियों के अध्ययनोपरांत तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार एवं दायित्व संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। देखिए 32 विभाग के कार्य देने का सिफारिश की गई थी। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास। ग्राम पंचायतें अतीत से वर्तमान तक। देखिए यहाँ पे इतिहास का टॉपिक आपको मिल जाए थोड़ा सा, और ये चूँकि यूपी गवर्नमेंट का है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास। ग्राम पंचायतें अतीत से वर्तमान तक भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ ऋग्वेद में सभा एवं समिति के रूप में। देखिए सभा समिति आप देख लीजिएगा, हमारा एक वीडियो है उसमें बताया गया कि सभा समिति क्या था। तो सभा समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इतिहास में विभिन्न अवसरों पर केंद्र में राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद सत्ता परिवर्तनों से निष्प्रभावित रहकर भी ग्रामीण स्तर पर यह स्वायत्तशासी इकाइयाँ पंचायतें आदि काल से निरंतर किसी न किसी रूप में कार्यरत रही हैं। माने भारत की जड़ में ही लोकतंत्र है, ये तथ्य आपको याद रखना है। लोकतंत्र हमने बाहर से आयात नहीं किया है, बाहर से मंगाया नहीं है, बल्कि जिस समय इन लोगों को लोकतंत्र का ABCD नहीं पता होगा उस समय ही हम लोग लोकतंत्र का प्रयोग कर रहे थे। वो अलग बात है कि कुछ परिस्थितियों के कारण हम लोग उनके गुलाम बन गए पश्चिमी देशों के, और फिर हमें ऐसा लगता है कि लोकतंत्र बाहर से आया है। लोकतंत्र का कुछ इससे बाहर से प्रभावित हैं, लेकिन लोकतंत्र हमारे जड़ में है, हमारे रूट्स में है। ठीक। उत्तर प्रदेश में पंचायतों का विकास का प्रथम चरण। देखिए प्रथम चरण 1947 से 1952-53 तक का है। तो जब भी ऐसे चरण वाइज पूछे तो याद रखिए कितने चरण है, आगे हम लोग बताएंगे, चर्चा करेंगे। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 दिनांक 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्तांतरित हुए और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। देखिए कब प्रदेश में पंचायतों की स्थापना हुई, तो ये तथ्य आप दिमाग में रखे रहिएगा। 15 अगस्त 1949, ये याद रखिएगा कि पहली बार प्रदेश में कब पंचायतों की स्थापना हुई। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। संविधान में राज्य के नीति निर्धारित तत्वों के अनुच्छेद 40 में यह निर्देश दिए गए हैं कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए और ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य एवं अधिकार उन्हें देने का प्रयत्न करें। माने गांव के जितने भी कार्य अधिकार उनको दिया जाए, ऐसा प्रयास किया जाए, इसमें कहा गया है। 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता। देखिए वहाँ पे यहाँ पे ये डेटा भी दिया हुआ है कि 1949-50 में उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी। तो 5 करोड़ 40 लाख ग्रामीण जनता को प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना आरंभ किया। साथ ही लगभग 8,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गईं। सन 1951-52 में गांव सभाओं की संख्या बढ़कर 35,943 तथा पंचायत अदालतों की संख्या बढ़कर 8,492 हो गई। 1952 से पंचायतों ने ग्रामीण जीवन में सुनियोजित स्तर पर राष्ट्र निर्माण का कार्य करना आरंभ किया। इस वर्ष पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। योजना की सफलता के लिए शासन द्वारा पंचायत अदालत स्तर पर विकास समितियों के सदस्य मनोनीत किए गए। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत मंत्री, विकास समितियों का भी मंत्री नियुक्त किया गया। जिला नियोजन समिति में भी प्रत्येक तहसील से एक प्रधान मनोनीत किया गया। 1952-53 में जमींदारी विनाश के पश्चात गांव समाज की स्थापना हुई और गांव सभाओं के अधिकार बढ़ाए गए। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कब जमींदारी का विनाश किया गया, 1952-53 में। यहाँ पे देखिए बहुत सारे तथ्य यूजफुल हैं जिसको आप नोट्स बना लीजिए या फिर 2-3 बार सुन के याद कर लीजिए। सबसे बेहतर है कि 2-3 बार सुन के याद कर लीजिए, क्योंकि जो दिमाग में रहता है वही एग्जाम में काम आता है। कॉपी में लिखा हुआ कोई काम वाम नहीं आता।
पंचायतों के विकास का दूसरा चरण देख लीजिए 1953-54 से 1959-60। 1953-54 में पंचायतों की सक्रियता एवं विभिन्न विकास संबंधी कार्यक्रमों में उनका सहयोग बढ़ाने के लिए विधानसभाओं के सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के सुझावों को दृष्टि में रखकर पंचायत राज संशोधन विधेयक तैयार किया गया, जो पंचायतों के अगले दूसरे आम चुनावों में क्रियान्वित हुआ। 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ। ये देखिए, ये भी एक तथ्य है, याद रखिएगा, जिसमें गांव सभा व गांव समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर गांव में गांव सभा संगठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में गांव पंचायतों की संख्या बढ़कर 72,425 हो गई। 1957-58 में पंचायतों के क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण उनकी संख्या 72,425 के स्थान पर 72,409 ही रह गई, जबकि न्याय पंचायतों की संख्या थी। 1955 के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का न्याय पंचायत नामकरण किया गया। वित्तीय वर्ष 1959-60 पंचायतों की कृषि विषयक कार्यों की दृष्टि से उल्लेखनीय रहा। इस वर्ष पंचायतों ने खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिए चलाए गए रबी और खरीफ आंदोलनों में विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया। इस उद्देश्य से अधिकांश गांव सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई। पंचायतों के विकास का तीसरा चरण 1960-61 से 1971-72। वर्ष 1960-61 में गांवों को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन एवं कल्याण उप समितियों का गठन गांव सभा स्तर पर किया गया। इसी वर्ष पंचायत राज नियम में संशोधन द्वारा गांव पंचायतों तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम सभा के पंचायत का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुनाव किए जाने का निश्चय किया गया। 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 के मध्य पंचायतों का तृतीय सामान्य निर्वाचन संपन्न हुआ। श्री बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती निकायों की बात की थी। श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के निर्देशानुसार सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961 में क्रियान्वित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में गांव सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया। तो ये कब हो रहा है? 1961 में, याद रखिएगा डेट। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में गांव सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किया गया। पंचायत के तीसरे आम चुनाव के पश्चात प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,233 तथा न्याय पंचायतों की संख्या 8,594 थी। पंचायतों के विकास का चौथा चरण 1972-73 से 1981-82। वर्ष 1972-73 में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न हुए। देखिए 1972-73 में चौथा आम चुनाव हो रहा है, तो आज़ादी के बाद से लेकर 1972 तक कुल पंचायतों में 4 आम चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए। उस समय प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 72,834 और न्याय पंचायतों की संख्या 8,792 थी। 30 अक्टूबर 1971 में विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता पंचायत सेवकों के शासकीय कर्मचारी हो जाने के उपरांत गांव पंचायतों की गतिविधियों में अपेक्षित सुधार हुआ और तदुपरांत बड़ी द्रुत गति से ग्राम पंचायतों अर्थात ग्रामोपयोगी सत्ता की जड़ें गहरी जमने लगी। वर्ष 1981-82 के अंत तक कतिपय संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में 72,809 गाँव पंचायतें तथा 8,791 नया पंचायतें कार्यरत रहीं। ग्राम पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन वर्ष 1972-73 के उपरांत मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य संपन्न हुआ। इस सामान्य निर्वाचन में गांव सभाओं की संख्या 74,060 थी। इन चुनावों में उनके मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। याद रखिएगा, चौथा जब चुनाव हुआ पंचायतों का उत्तर प्रदेश में, तो मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। और एक बात ये भी याद रखिएगा, अभी ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है, ठीक है, अभी ये संवैधानिक इकाइयाँ नहीं हैं, इतना याद रखिएगा। पंचायतों का विकास का 5वां चरण वर्ष 1988 में ग्राम पंचायतों का 6ठा सामान्य निर्वाचन संपन्न। 1988 में ही पंचायत राज अधिनियम का संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। देखो 1988 में ही महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण ग्राम पंचायत में हो गया था। और भारत के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे संसद और विधानसभाओं में हाल ही में महिलाओं के आरक्षण संबंधित कानून पारित किया गया है, जो वर्ष 2029 से हो सकता है लागू हो। इससे भी संबंधित शॉर्ट्स वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, एक बार जाकर देखिए।
वो तथ्यात्मक भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं और वहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चैनल पर जाइए और शॉर्ट्स सारे देख लीजिए, सारे शॉर्ट्स यूज़फुल हैं, सब फैक्चुअल और सबसे प्रश्न संभावित हैं, क्योंकि ऐसे ही बनाया ही गया है सारा शॉर्ट। कोई भी शॉर्ट मनोरंजन के लिए नहीं है, सारा शॉर्ट्स केवल अध्ययन के लिए है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे अपने। साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक गांव पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। यह आम चुनाव में गांव पंचायतों की संख्या 73,927 तथा नया पंचायतों की संख्या 8,814 थी। इसमें महिला प्रधानों की संख्या 930 और महिला सदस्यों की संख्या थी, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला सदस्यों की संख्या 65,973 थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। इन योजनाओं के कार्यान्वयन का भार गांव पंचायतों को सौंपा गया। ग्राम पंचायत का 6वां चरण, देखिए 1992 में जब पहले संविधान संशोधन हो गया, उसके बाद ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिल गया, यानी ये संवैधानिक संस्थाएं हो गई। ठीक है, उसके पहले ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं थी, ये कानूनी संस्थाएं थी। ठीक, ग्राम पंचायतों के विकास का 6वां चरण, भारतीय पंचायतों के निर्माण के समय ही राज्य के नीति सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में आधारभूत स्तर पर पंचायतों को मान्यता देते हुए यह कहा गया कि राज्य गांव पंचायतों को संगठित करने के लिए उपाय करेगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। वर्ष 1994 में देश की गांव पंचायतों की संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासी संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से 72वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन अधिनियम विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त है, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य में 3 स्तरों के पंचायतों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में एकरूपता लाते हुए निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन संरचना, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायतों का निश्चित कार्यकाल, पंचायतों के कृत्य, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व का विस्तार, राज्य पंचायत आयोग का गठन, राज्यवित्त आयोग की स्थापना। उपयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथासंभव 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों गठन, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप आबादी के प्रतिशत के आधार पर पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष पदों एवं सदस्यों के स्थानों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के लिए 1/3 अन्यून पदों एवं स्थानों पर आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा एवं वह उसे पूरा कर सके। संविधान एवं राज्य में पंचायत राज अधिनियमों के किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में अधिसूचना दिनांक 23 अप्रैल 1994 के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और वर्ष 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वां संविधान संशोधन के अनुरूप पंचायतों के समान निर्वाचन संपन्न कराया गया। तो 1994 याद रखिएगा, जब पहली बार संवैधानिक संस्था के रूप में ग्राम पंचायतों का चुनाव हुआ, तो ये 1994 याद रखिएगा, ये बहुत यूज़फुल ईयर है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।